हेलो एवरीवन, मैं क्षितिज सक्सेना एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल चलो मैथ्स करें पर। जैसा कि आप लोगों को पता है कि टेंथ का बोर्ड्स का जो एग्ज़ाम है मैथ्स का, वो 10 मार्च को है। तो मैं आप लोगों के लिए प्रैक्टिस सेट्स लेकर आया हूं और आज हम लोग करने वाले हैं अपना प्रैक्टिस सेट नंबर 2। तो चलिए बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके सामने है वो है फाइंड द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 6, 5 एंड 18 लीव्स द रिमाइंडर 5 इन ईच केस। तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है और आपको ये बात पता है कि आपके फर्स्ट चैप्टर से क्वेश्चन है, रियल नंबर्स का क्वेश्चन है ये। तो सबसे पहला जो स्टेप हमारा यहाँ पे होगा वो हमको फाइंड करना है एलसीएम ऑफ 6, 15 एंड 18। क्यों? क्योंकि लीस्ट नंबर हमसे पूछा गया है। तो हम सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम लोग इसका एलसीएम निकालेंगे 6, 15 एंड 18। सबसे पहले इसको 3 से डिवाइड कर देते हैं, 2 आ जाएगा, 5, 6, 2 से कर देते हैं 1, 5, 3। अब 3 से 1, 5, 1 और लास्ट में 5 से 1, 1, 1। तो एलसीएम जो इसका आ जाएगा वो आ जाएगा 3 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। 3 2 जा 6, 6 3 जा 18, 18 5 जा 90। तो 90 इसका एलसीएम आ गया। अब याद रखिएगा कि ये आपका आंसर नहीं है, अब आपसे पूछा है लीस्ट नंबर विच वन डिवाइडेड बाय 6, 15 एंड 18 लीव्स रिमाइंडर 5 इन ईच केस। तो रिमाइंडर कब बचता है? रिमाइंडर हमारा तब बचता है जब हमारा कोई भी नंबर रिक्वायर्ड नंबर से बड़ा हो। बड़ा है ना, रिमाइंडर मतलब कोई नंबर बच गया, और बचेगा तभी जब नंबर बड़ा होगा। तो जो हमारा रिक्वायर्ड नंबर होगा, रिक्वायर्ड नंबर विल बी इक्वल टू 90 में हम 5 प्लस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 95, जो कि हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है ना। तो रिमाइंडर अगर कभी भी बच रहा है तो रिमाइंडर तभी बचेगा जब एक्चुअल नंबर हमारा बड़ा होगा। अब आप इसको अगर फटाफट से चेक कर लेंगे तो आप देखेंगे जब आप 95 को 6 से डिवाइड करेंगे तो आपको पता है 6 15 जा 90 होता है, रिमाइंडर 5 बच जाएगा। अगर आप इसको 15 से डिवाइड करेंगे तो 15 6 जा 90 होता है, रिमाइंडर 5 बच जाएगा। 18 से डिवाइड करेंगे तो 18 5 जा 90 होता है, रिमाइंडर 5 बच जाएगा। तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन था, प्रीवियस ईयर में पूछा भी गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यस इफ चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है इफ 1 0 ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x स्क्वायर प्लस 3x प्लस k इज 2 वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k एंड अनदर जीरो। दूसरा जीरो भी फाइंड करना है और k की वैल्यू भी फाइंड करनी है। तो सबसे पहले आप में लिख सकते हैं इफ 1 0 इज 2, तो देयरफॉर अगर इस इक्वेशन के अंदर मैं 2 की वैल्यू को पुट कर दूं x की जगह पे तो पूरी इक्वेशन जीरो बन जाएगी। तो देयरफॉर 2 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 प्लस के की वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो ये हो गया 4 प्लस 6 प्लस के इज इक्वल टू जीरो। तो जहाँ से हमारी के की वैल्यू निकल के आ गई -10, के की वैल्यू निकल के आ गई -10। तो फर्स्ट आंसर हमको मिल गया के इज -10। अब हमसे पूछा अनदर जीरो, तो लेट अनदर जीरो बी अल्फा, लेट अनदर जीरो बी अल्फा। अगला जीरो मैंने अल्फा मान लिया। अब एक रिलेशन हमको जीरोज एंड कोएफिशिएंट्स के बीच में पता है, वो होता है कि सम ऑफ जीरोज इज माइनस बी अपॉन ए। अगर लेट से 2 जीरोज में अल्फा प्लस बीटा ले लूँ तो वो मेरा हो जाएगा माइनस बी अपॉन ए। तो इस रिलेशन को हम लोग यूज़ करेंगे। एक जीरो हमारा 2 है, दूसरा मैंने अल्फा लिया है, इसकी वैल्यू आ जाएगी माइनस बी अपॉन ए। माइनस बी होगा मेरा -3 और ए होता है एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, वो तो 1 ही रहेगा। तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू निकल के आ जाएगी मेरी -5, जो कि हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। तो दो चीज़ें हमसे यहाँ पे पूछी गई थी, एक के की वैल्यू और एक सेकंड जीरो, वो दोनों की दोनों हमने यहाँ पे फाइंड कर दिया। किस चीज़ को यूज़ करके? इस रिलेशन को यूज़ करके। एक रिलेशन हमारा और होता है यहाँ पे, वो होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है सी अपॉन ए। इन दोनों रिलेशंस का भी यूज़ बहुत बार हमको क्वेश्चन में करना होता है। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था, बेसिक क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं। A 2-digit number is 4 more than 6 times the sum of the digits. If 18 is subtracted from the number, the digits are reversed. दोबारा से मैं आपको बता रहा हूँ, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का सबसे डिमांडिंग क्वेश्चन है, बहुत बार पेपर में, बोर्ड्स के एग्जाम में पूछा गया है। तो सबसे पहले हम लोग इसकी स्टार्ट करेंगे। लेट द डिजिट्स बी एक्स एंड वाई। जो हमारी डिजिट्स हैं वो हमने एक्स एंड वाई ले ली, एंड नंबर बी 10x प्लस वाई। 10x प्लस वाई क्यों? क्योंकि किसी भी नंबर को अगर हम लिखते हैं तो उसको हम एक्सपेंडेड फॉर्म में 10x प्लस वाई करके ही लिखेंगे।
अब लिखा है अ 2 डिजिट नंबर इज 4 मोर देन 6 टाइम्स द सम ऑफ द डिजिट्स। अब 2 डिजिट नंबर हमारा है, यहाँ पे हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2 डिजिट नंबर इज 10x प्लस वाई इज 4 मोर देन 6 टाइम्स, 4 मोर देन 6 टाइम्स द सम ऑफ द डिजिट। सम ऑफ द डिजिट्स क्या हो गया, x प्लस वाई। तो इस इक्वेशन को अगर मैं सॉल्व करूंगा तो ये हो जाएगा 10x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 प्लस 6x प्लस 6y। एक्स और y को लेफ्ट हैंड साइड में अगर मैं ले जाऊं तो यहाँ से मेरी जो इक्वेशन बन जाएगी वो बन जाएगी 4x माइनस 5y इज इक्वल टू 4। ये फर्स्ट इक्वेशन हमारी बन गई। ठीक है, अब बोला गया इफ 18 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर द डिजिट्स आर रिवर्स्ड। 18 इज सब्ट्रैक्टेड, दोबारा से नंबर है हमारा 10x प्लस वाई, उसमें से अगर मैं 18 को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो नंबर मेरा रिवर्स हो जाएगा, है ना। रिवर्स का मतलब अब y पहले आ जाएगा और x बाद में आ जाएगा, तो नंबर हमारा बन जाएगा 10y प्लस x। अब इसको अगर मैं सॉल्व करूँ ये मेरा आ जाएगा, x और y को लेफ्ट हैंड साइड में ले जाते हैं, 18 को राइट हैंड साइड में ले आएंगे, तो ये हो जाएगा मेरा 9x माइनस 9y इज इक्वल टू 18, और यहाँ से मेरी वैल्यू निकल गई x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। और चलिए यहाँ से x की वैल्यू मैं निकाल लेता हूँ, वो निकल जाएगी 2 प्लस वाई। तो ये मेरी सेकेंड इक्वेशन बन गई, है ना। x की वैल्यू मेरी 2 प्लस वाई बन गई। तो अब यहाँ पे कर दिया मैंने फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 एंड 2 को यूज़ करके x की वैल्यू फर्स्ट में सब्सटीट्यूट कर देंगे, 4 2 प्लस वाई माइनस 5y इज इक्वल टू 4। तो ये हो गया 8 प्लस 4y माइनस 5y इज इक्वल टू 4, माइनस y की वैल्यू आ गई माइनस 4, जहाँ से y की वैल्यू मेरी निकल गई 4। और y की वैल्यू अगर मेरी 4 निकल जाएगी तो उसको अगर सेकेंड इक्वेशन में पुट कर दूंगा तो x की वैल्यू मेरी निकल जाएगी 6, x की वैल्यू मेरी निकल जाएगी 6। तो नंबर हमारा क्या हो गया, हमसे पूछा गया है 2 डिजिट नंबर, तो रिक्वायर्ड नंबर हमारे नंबर में x पहले था y बाद में था, तो हमारा नंबर हो जाएगा 64, जो कि हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है ना। तो हमको इस क्वेश्चन के अंदर डिजिट्स को सेपरेट करके और नंबर को सेपरेट करके सॉल्व करना होता है। ठीक है, आसान क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है, बहुत बार पेपर में पूछा गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है हमको हैज 2 रियल एंड इक्वल रूट्स। अब बात कर रहे हैं 2 रियल एंड इक्वल रूट्स। तो अगर मैं 2 रियल एंड इक्वल रूट्स की बात करूं तो मुझे पता है कि जब भी 2 रूट्स मेरे रियल और इक्वल होते हैं तो उससे जो हमारा डिस्क्रिमिनेंट होता है, डिस्क्रिमिनेंट जिसको हम लोग d भी बोलते हैं, उस d की वैल्यू 0 आती है। और ये d की वैल्यू क्या होती है, ये d की वैल्यू होती है b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू विल बी 0। अब फटाफट से देखते हैं a b c क्या क्या है, उसको हम नोट कर लेते हैं। पहले a जो होता है वो हमारा x स्क्वायर का कोएफिशिएंट होता है, वो हो जाएगा मेरा k माइनस 12। b जो मेरा होता है वो x का कोएफिशिएंट होता है, तो इसको 2 को मल्टीप्लाई कर दूंगा अगर, तो ये आ जाएगा 2k माइनस 24, ये मेरा b हो गया। और c जो होता है हमारा वो होता है कांस्टेंट, और यहाँ पे दे रखा है हमको 2। तो अब वैल्यूज पुट करेंगे b स्क्वायर माइनस 4ac के अंदर, उसकी वैल्यू 0 है। b स्क्वायर का मतलब ये है 2k माइनस 24 का होल स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू है k माइनस 12, c की वैल्यू है 2, इस पूरे की वैल्यू हमको 0 दे रखी है। तो सबसे पहले 2k माइनस 24 के होल स्क्वायर में a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला पुट कर देता हूँ, ये आ जाएगा मेरा 4k स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर इज 576 माइनस 2ab, 24 इंटू 2 इज़ 48 इंटू 2 इज़ 96k। इसको भी अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ 4 2 जा 8 हो गया, ये हो जाएगा माइनस 8k, माइनस 8k के साथ ये हो जाएगा 4 इंटू 12 इज़ 48 इंटू 2 इज़ 96, तो ये प्लस 96 हो जाएगा इक्वल टू 0। ठीक है, थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेते हैं। 4k स्क्वायर 576 प्लस 96 अगर करूँ तो ये हो जाएगा 672, और माइनस 104k प्लस 672 इक्वल टू 0। अब मुझे दिख रहा है यहाँ पे सीधा सीधा सब में 4 कॉमन है, तो इक्वेशन मेरी बन जाएगी k स्क्वायर 4 इसमें से कॉमन आ जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस 26k प्लस 672 में से 4 अगर कॉमन ले लूँ तो ये आ जाएगा दिस विल कम आउट टू बी 150 प्लस 18
वुड बी 168 इक्वल टू 0। तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोगों को सॉल्व करना है। 168 के अगर मैं फैक्टर्स बनाऊं तो 168 के फैक्टर्स बनेंगे मेरा 84 2 42 2 21 3 और 7, तो मेरे फैक्टर बनेंगे 2 2 2 3 7। तो इससे हमको अगर 26 को फॉर्म करना है के स्क्वायर, ये हो जाएगा मेरा 14 एंड 12 माइनस 14 के माइनस 12 के प्लस 168 इक्वल टू 0, के कॉमन, के माइनस 14 माइनस 12 के माइनस 14 इज इक्वल टू 0। तो के की दो वैल्यू हमारी निकल गई, आ गई एक आ गई 14 और दूसरी वैल्यू हमारी निकल के आ गई 12, जो कि हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है ना। तो दोनों की दोनों वैल्यूज़ हमारी के की पॉसिबल है ना। एक हमारी 40 निकल के आ गई और एक हमारी 12 निकल के आ गई, है ना। बट इसके अंदर हम अगर देखेंगे तो 12 पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि 12 अगर मैं यहाँ पे पुट करूँगा तो वो 0 0 बन जाएगा, एक्स स्क्वायर भी 0 बन जाएगा, एक्स भी 0 बन जाएगा, खाली 2 बचेगा। इसका मतलब है कि k इज इक्वल टू 12 इज नॉट पॉसिबल, है ना। हमको यहाँ पे लिखना है बट k इज इक्वल टू 12 इज नॉट पॉसिबल, देयरफॉर जो k की वैल्यू हमारी निकल के आ जाएगी वो निकल के आ जाएगी 14, जो कि हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो डिस्क्रिमिनेंट का यूज़ करके इस क्वेश्चन का आंसर हमको निकालना है, जिसकी वैल्यू होती है b² माइनस 4ac। सारे एक बार हम लोग कंडीशंस लिख देते हैं, क्या क्या कंडीशंस होता है। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू अगर हमारी इक्वल टू 0 होती है तो वो हमारे होते हैं रियल एंड इक्वल रूट्स। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू अगर हमारी ग्रेटर देन 1 होती है तो हमारी होती है रियल बट अनइक्वल रूट्स, डिफरेंट रूट्स आएंगे आपके। और डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू अगर आपकी लेस देन 0 होती है तो होता है नो रियल रूट्स। तो ये 3 कंडीशन आप लोगों को याद रखनी है, 3 कंडीशन हमारी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, बेसिक क्वेश्चन था, आसान क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दे रखा है एपी का, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 21 टर्म्स ऑफ एन एपी हुज सेकंड टर्म इज 8 एंड फोर्थ टर्म इज 14। तो अगेन वेरी सिंपल क्वेश्चन है। सेकंड टर्म हमको 8 दे रखा है, इसका मतलब है a प्लस डी हमको 8 दे रखा है, फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी। एंड a प्लस 3d हमको 14 दे रखा है, सेकंड इक्वेशन हो जाएगी। सिंपल सा सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन अगर मैं करता हूँ तो ये हो जाएगा a प्लस डी इज इक्वल टू 8, a प्लस 3d इज इक्वल टू 14। सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सिंबल चेंज हो जाएंगे, a से कैंसिल आउट, माइनस 2d इज माइनस 6, जहाँ से d की वैल्यू मेरी 3 निकल गई। d की वैल्यू 3 निकल गई तो a की वैल्यू मेरी निकल गई 5, a की वैल्यू मेरी 5 निकल गई। तो अगर a की वैल्यू 5 d की वैल्यू 3 है तो जो हमारा AP फॉर्म हो जाएगा वो AP हो जाएगा 5 8 11 एंड सो ऑन, 5 8 11 एंड सो ऑन। अब हमको फाइंड करना है, सम फाइंड करना है 21 टर्म्स का, 21 टर्म्स। तो SN का फॉर्मूला जो हमारा होता है वो होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हमको फाइंड करना है 21 सम्स का, तो फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देते हैं 21/2 2a की वैल्यू 5 है, 2a हो गया 10 प्लस n माइनस 1, 21 माइनस 1 इज 20, 20 इंटू 3 60 हो जाता है 60। तो ये हो जाएगा 21/2 इंटू 70, ये हो गया 35, तो ये हो जाएगा 21 इंटू 35, 21 इंटू 35 अगर मैं करूँ तो ये आ जाएगा मेरा 735, जो कि हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है ना। अगेन अ वेरी बेसिक क्वेश्चन, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, आसान क्वेश्चन था, पेपर में काफ़ी बार पूछा गया है। तो ध्यान से कैलकुलेशन करनी है, कभी कभी प्लस माइनस की वजह से अगर मिस्टेक हो जाती है तो पूरा का पूरा आंसर आप लोगों का गलत हो सकता है। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम ट्राइंगल्स चैप्टर।
डी ई एफ आर द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड ए बी बी सी एंड सी ए ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी. वी हैव टू फाइंड द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ, मतलब ये छोटा वाला जो बीच में ट्राइंगल है इसका एरिया का रेशियो किसके साथ, ए बी सी, मतलब बड़े वाले ट्राइंगल के साथ. ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो थ्योरम हम लोगों की है, जो हम लोगों ने पढ़ी है, वो है मिड पॉइंट थ्योरम. और मिड पॉइंट थ्योरम के अंदर हमको पता है द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल एट अ मिड पॉइंट ऑफ दो साइड्स. मतलब अगर डी और एफ हमारा ए बी और ए सी का मिड पॉइंट है तो ये होगा पैरेलल टू द थर्ड साइड. इसका मतलब है डी एफ विल बी पैरेलल टू बी सी एंड इज हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड. और डी एफ जो होगा हमारा वो हाफ भी होगा बी सी के, है ना. तो इस पूरी की पूरी को मैं फर्स्ट इक्वेशन मान लेता हूँ. अब ध्यान से देखिएगा, डी एफ हाफ है बी सी का और मेरे को पता है कि ई बी जो है वो बी सी का मिड पॉइंट है. तो यहाँ से मैं ये मान सकता हूँ कि डी एफ जो है मेरा वो बी ई के इक्वल हो गया. डी एफ मेरा बी ई के इक्वल हो गया. अब ध्यान से देखिए, ये जो डी एफ है ये मेरा बी ई के इक्वल भी है और ये डी एफ मेरा बी ई के पैरेलल भी है. तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एज द opposite sides of a quadrilateral is parallel and equal. ध्यान से देखिएगा, पैरेलल भी है, डी एफ और बीई पैरेलल भी है एक दूसरे के और इक्वल भी है. तो देयरफॉर मैंने यहां पे कह दिया डी एफ ई बी, डी एफ ई बी इज अ पैरेललोग्राम. डी एफ ई बी हमारा पैरेललोग्राम प्रूफ हो चुका है. अब सिमिलरली दोबारा से प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, सिमिलरली हम लोग लिख सकते हैं. सिमिलरली अब डी एफ ई बी अगर हमारा पैरेललोग्राम है तो डी एफ सी ई भी पैरेललोग्राम हो जाएगा. डी एफ सी ई इज ऑल्सो अ पैरेललोग्राम. तो दो क्वाड्रिलेटरल्स को हमने पैरेललोग्राम प्रूफ कर दिया है. पहला कौन सा है, डी एफ ई बी, और दूसरा है डी एफ सी ई. अब ध्यान से हम लोगों को देखना है, सिमिलैरिटी प्रूफ करेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी ई एफ, है ना. ए बी सी एंड डी ई एफ ट्राइंगल हम लोग लेंगे. अब ध्यान से देखिएगा, ए बी सी के अंदर जो एंगल बी है, ये एंगल बी, एंगल बी, दिस एंगल इज इक्वल टू एंगल ये वाला, है ना. इसको मैं लिख देता हूं एंगल डी एफ ई. अच्छा, ये इक्वल क्यों है, क्योंकि हम लोगों ने अभी ऊपर डी एफ ई बी को पैरेललोग्राम प्रूफ किया था. तो बताइए पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल. वही सेम तरीके से बड़े वाले ट्राइंगल का एंगल सी, ये वाला ट्राइंगल विल बी इक्वल टू एंगल एफ डी ई, एंगल एफ डी ई. दोबारा से एफ डी ई क्यों, क्योंकि एफ डी सी ई को हमने अभी पैरेललोग्राम प्रूफ किया और ये डी और ये वाला सी एंगल भी अपोजिट एंगल्स है. तो देयरफॉर हमने कह दिया ट्राइंगल, ध्यान से देखिएगा, ए बी सी इज सिमिलर, ए बी सी इज सिमिलर टू. अब सिमिलैरिटी लिखते समय हमको कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स का ध्यान रखना होता है. ए के कॉरेस्पॉन्डिंग है ई, बी के कॉरेस्पॉन्डिंग है एफ और सी के कॉरेस्पॉन्डिंग है डी, है ना. तो ए बी सी इज सिमिलर टू ई एफ डी हमारा आ चुका है. अब हमको रिफाइंड करना है एरिया का रेशियो. अब बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन मैं आप लोगों के लिए लिखने जा रहा हूं, वो क्या है, वो लाइन है द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स इज इक्वल टू द स्क्वायर of their corresponding sides. इसका मतलब क्या है कि जो रेशियो होता है एरिया का वो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के इक्वल होता है. अब ध्यान से हम लोग साइड लेंगे, हम साइड लेंगे एफ डी. तो देयरफॉर एरिया ऑफ ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ई एफ डी का रेशियो विल बी इक्वल टू, हम कौन कौन सी साइड ले रहे हैं, हम ले रहे हैं बी सी अपॉन बी सी का कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सा है, डी एफ का होल स्क्वायर. होल स्क्वायर की इक्वल होता है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा. अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे ऊपर हम लोगों ने प्रूफ किया था डी एफ इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी. तो क्या यहाँ से मैं ये लिख सकता हूँ कि बी सी जो है हमारा वो ट्वाइस ऑफ डी एफ है, लिख सकता हूँ. तो इसको मैं सब्सटीट्यूट अगर कर दूँ यहाँ पे तो ये आ जाएगा ट्वाइस ऑफ डी एफ
अपॉन डी एफ, बस थोड़ा सा स्पेस कम है, का होल स्क्वायर, डी एफ से डी एफ कट गया तो ये आ गया 4/1। तो जो रेशो हमारा निकल के आ गया वो निकल के आ गया 4:1, जो कि हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है ना। तो जो रेशियो हमारा निकल के आ गया वो आ गया 4:1। बड़े वाला ट्राइंगल सबसे पहले लिया है, रेशियो ऑफ ट्राइंगल ऑफ ए बी सी टू द एरिया ऑफ डी ई एफ, दैट इज 4:1 है ना। तो कौन कौन से थ्योरम्स हमने यहाँ पे यूज करे, दो थ्योरम यूज करे। सबसे पहले मिड पॉइंट थ्योरम हमने यूज करा, द सेगमेंट जॉइनिंग टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल एट द मिड पॉइंट ऑफ दो साइड इज पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड इज हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड। और जो सेकंड थ्योरम हमने यूज करा, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम, वो है द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड। आंसर आ गया हम लोगों का 4:1। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार पेपर में पूछा गया है ना, आपको ये काफी सारे पेपर्स में मिल जाएगा। चलिए, आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया होगा, बस थोड़ा सा स्पेस का शॉर्टेज हो गया, कोई नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमको दे रखा है इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट पी 2,5 डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग पॉइंट ए 8,2 एंड बी -6,9। तो एक लाइन हमारी है, इसकी दो पॉइंट हम लोगों को दे रखे हैं, ए दे रखा है हमको दैट इज 8,2, बी दे रखा है हम लोगों को दैट इज -6,9, और बीच में ये पॉइंट है हमारा पी, वो दे रखा है 2,5। हमको ये फाइंड करना है कि ये जो P है ये ए बी को किस रेशियो में डिवाइड करता है, किस रेशियो में डिवाइड करता है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल सा फॉर्मूला आप सब लोगों को पता है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ये क्वेश्चन है जिसमें हम लोगों को सेक्शन फॉर्मूला का इस्तेमाल करना है। तो जब भी रेशियो वाला क्वेश्चन आता है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमारी होती है वो होती है कि हम लोग मानेंगे कि लेट द रेशियो बी k:1, k:1। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे ये k हो गया और यहाँ पे ये 1 हो गया। अब सेक्शन फॉर्मूला हम लोगों को बहुत ध्यान से अप्लाई करना है। जो पॉइंट होता है जो लाइन को डिवाइड करता है उसके जो कोऑर्डिनेट्स निकलते हैं वो कैसे निकलेंगे। सीधा फॉर्मूला अगर मैं यहाँ पे पुट करूँ P2,5 विल बी इक्वल टू, ध्यान से देखिएगा, k, अब क्योंकि सबसे पहले x कोऑर्डिनेट होता है तो k इंटू -6, k इंटू -6 प्लस 1 इंटू 8, 1 इंटू 8 डिवाइडेड बाय k+1। अब ये मेरा x कोऑर्डिनेट आ गया। अब y कोऑर्डिनेट निकालेंगे, k इंटू 9 प्लस 1 इंटू 2 डिवाइडेड बाय k+1 है ना। तो सेक्शन फॉर्मूला हम लोगों ने यहाँ पे अप्लाई करा। अब p की वैल्यू 2/2,5 दे रखी है, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा -6k + 8 अपॉन k+1 कॉमा 9k + 2k+1 है ना। अब ये जो सबसे पहला कोऑर्डिनेट है ये हमारा x कोऑर्डिनेट होता है, ये हमारा y कोऑर्डिनेट होता है, और आपको पता है ये भी हमारा x कोऑर्डिनेट है 2 और ये 5 हमारा y कोऑर्डिनेट है। तो हम लोग x कोऑर्डिनेट को x के साथ इक्वेट कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो y कोऑर्डिनेट को y के साथ इक्वेट कर सकते हैं। किसी भी एक को इक्वेट करेंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा। तो हम लोग चलिए x को इक्वेट कर देते हैं। 2 की वैल्यू है -6k + 8 अपॉन k+1। अब ये सिंपल हमारा लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन बन चुका है। इसको सॉल्व करेंगे, 2k + 2 क्रॉस मल्टीप्लाई करा इज इक्वल टू -6k + 8, इसको वहाँ भेज देंगे। 2k + 6k इज इक्वल टू 8 - 2 जो कि 6 निकलता है। तो 8k की वैल्यू 6 आ गई, जहाँ से k की वैल्यू मेरी आ गई 6/8, तो ये हो जाएगा 3/4। अब क्योंकि k की वैल्यू हमारी 3/4 आई है तो रेशियो हम लोगों ने लिया था k:1, तो रेशियो हमारा हो जाएगा, वो हो जाएगा 3/4:1, और इसको मैं लिख सकता हूँ 3:4, जो कि हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है ना, जो कि हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। तो सेक्शन फॉर्मूले को सही से अप्लाई करना हमको आना चाहिए जब हम लोग एक्स कोऑर्डिनेट लिख रहे हैं। तो मेक श्योर कि हम रेशियो, जो फर्स्ट रेशियो है उसको सेकंड एक्स कोऑर्डिनेट के साथ मल्टीप्लाई करें, फिर सेकंड जो है उसको फर्स्ट एक्स के साथ मल्टीप्लाई करें। फिर जब वाई कोऑर्डिनेट लिख रहे हैं तो सेम प्रोसीजर रहेगा, के को 9 के साथ और 1 को 2 के साथ। डिनोमिनेटर में दोनों रेशियो का हमको सम करना है ना। तो आंसर आ गया इसका 3:4 है ना।
तो ये क्वेश्चन था आप लोगों का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, सिंपल क्वेश्चन था, बेसिक क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। लिखा रखा है रूट सेक्स स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू हम लोगों को दे रखी है टैन थीटा प्लस कॉट थीटा, टैन थीटा प्लस कॉट थीटा। तो चलिए सिंपल सा क्वेश्चन है, एलएचएस लिख लेते हैं। एलएचएस में हमको दे रखा है रूट सेक्स स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। सेक्स स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा, इसको मैं किस तरीके से लिख सकता हूँ? अब मेरे को पता है कि सेक्स स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन, इसको रूट में लिख लेते हैं पहले, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन सेक को लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस इसको लिखूंगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू, मतलब नेक्स्ट स्टेप जो हमारा होगा इसका, अगर मैं एलसीएम ले लूँ तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाइड बाय कॉस स्क्वायर थीटा। ये पूरा का पूरा अभी भी रूट में ही है। फिर इसको आगे अगर लेके चलूँ तो आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा और ये बचेगा साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा का पूरा रूट। अब आपको पता है 1 का तो रूट हट जाएगा और नीचे भी आपका खाली साइन थीटा कॉस थीटा बच जाएगा, 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो ये आपका एलएचएस आ गया। अब हम लोग आरएचएस को सॉल्व कर लेंगे। आरएचएस में हमको दे रखा है टैन थीटा प्लस कॉट थीटा, है ना। तो टैन थीटा प्लस कॉट थीटा को, टैन थीटा को मैं लिख सकता हूँ साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, कॉट थीटा को मैं लिख सकता हूँ कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करूँगा तो आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। दोबारा से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज़ 1, तो 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। ये आपका आरएचएस है, ये आपका एलएचएस है। तो देयरफॉर हमने कर दिया हेंस एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस। सिंपल क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन, कोई मुश्किल नहीं थी, है ना। बस हाँ प्रॉपर्टीज़ याद होनी चाहिए, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हम लोग यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, कौन से फार्मूलेज अप्लाई कर रहे हैं, आइडेंटिटीज़ कौन सी अप्लाई कर रहे हैं, कब किसका रेसिप्रोकल करना है, कैसे रेसिप्रोकल करना है, वो चीज़ हमको यहाँ पे पता होना चाहिए। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ ट्री फ्रॉम अ पॉइंट ए ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री। इसका मतलब क्या है कि एक पॉइंट है ए, ये ए पॉइंट है, इससे एंगल ऑफ एलिवेशन जा रहा है हमारा टॉप ऑफ द ट्री पे, और ये टॉप ऑफ द ट्री पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन हमारा जा रहा है ये हमारा हो जाएगा 60 डिग्री। ऑन वॉकिंग 20 मीटर अवे फ्रॉम द बेस एंगल ऑफ एलिवेशन चेंजेस टू 30 डिग्री। अब ये जो है ये यहाँ से 20 मीटर अवे हो गया, मान लेता हूँ यह पॉइंट यहाँ पे हमको क्वेश्चन में गिवन तो नहीं है, कोई नहीं मैं खुद लिख लेता हूँ, ये पॉइंट बी हो गया और ये मीटर ये हो गया डिस्टेंस आपका 20 मीटर। 20 मीटर दूर जब मैं जाता हूँ तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन अब मेरा बदल के हो जाता है 30 डिग्री, ये हो जाता है 30 डिग्री, है ना। ध्यान रखिएगा, बहुत बार बच्चे इसमें गलती कर देते हैं, कहाँ पे 60 लिखना है कहाँ पे 30 लिखना है। नॉर्मल सा बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब आपको अपनी नेक को, अगर मैं रियल लाइफ एग्जांपल बताऊं, जितना आप किसी भी बिल्डिंग के जितना करीब होंगे, जितना पास होंगे, उतना ज़्यादा आपको नेक को ज़्यादा एलिवेट करना पड़ेगा, और जितना ज़्यादा एलिवेट आप कर रहे हैं उतना ज़्यादा एंगल बढ़ जाएगा, है ना। तो हमेशा जो भी पॉइंट बिल्डिंग से दूर है, या किसी भी टावर का क्वेश्चन है या किसी भी चीज़ का क्वेश्चन है, बिल्डिंग का क्वेश्चन है, तो ध्यान रखिएगा कि जो भी पॉइंट सबसे दूर होगा उसका एंगल सबसे कम होगा, ठीक है। तो ये एंगल आपका 30 डिग्री हो गया, और हमको फाइंड करना हाइट ऑफ द ट्री। तो लेट्स से इसको मैं सी मान लेता हूँ, इसको मैं डी मान लेता हूँ, और हाइट मेरी एच हो गई, ठीक है। तो सबसे पहले, क्योंकि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि क्वेश्चंस के अंदर डायग्राम गिवन, टू प्रूफ, कंस्ट्रक्शन, कुछ भी आप कर रहे हो उन सबके भी नंबर होते हैं। तो सबसे पहले हमको लिखना है गिवन। गिवन हमको क्या दे रखा है? गिवन हमको दे रखा है कि एंगल सी ए डी इज 60 डिग्री एंड एंगल सी बी डी इज 30 डिग्री, और इस डायग्राम के हिसाब से बी ए की वैल्यू हमको 20 मीटर दे रखी है, और हमने कर लिया कि लेट सी डी इज इक्वल टू एच, है ना।
एंड ए डी इज इक्वल टू वाई, है ना। तो अब ये सब चीज़ों को डायग्राम में लिखना भी ज़रूरी है ना, वरना टीचर सोचेंगे कि कहाँ से ए बी आ गया, है ना। तो लेबलिंग भी आपको सही से करनी है। तो चलिए अब सबसे पहले एक एक करके हमको ट्राइंगल लेने होते हैं और उसमें कुछ नहीं करना, हमको सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का को अप्लाई करना है। तो चलिए सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ इन ट्राइंगल सी ए डी ट्राइंगल ले लिया, है ना। इस सी ए डी ट्राइंगल के अंदर क्या लगाएंगे, टैन लगाएंगे। टैन 60 डिग्री इज इक्वल टू एच अपॉन वाई, और टैन 60 डिग्री की जो हमारी वैल्यू होती है वो होती है हम लोगों की √3 इज इक्वल टू एच अपॉन वाई। और यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि h की वैल्यू हो गई √3y, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई, h इज इक्वल टू √3y। अब एक ट्राइंगल और बचा है, उसको भी ले लेते हैं। इन ट्राइंगल CBD मेरे को दे रखा है tan 30 डिग्री इज इक्वल टू, ध्यान से देखिएगा, h अपॉन y प्लस 20, y प्लस 20 हो गया। तो tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1 अपॉन √3। h की वैल्यू बाद में सब्स्टिट्यूट करेंगे, पहले h लिख लेते हैं, ये हो गया y प्लस 20। अब फ्रॉम 1 से मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ फ्रॉम इक्वेशन 1। अब मैं यहाँ पे आगे क्या लिख सकता हूँ, थोड़ा सा मैं खींच देता हूँ। फ्रॉम इक्वेशन 1 में लिख सकता हूँ 1 अपॉन √3 इज इक्वल टू, h की वैल्यू मैंने यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर दी, √3y अपॉन y प्लस 20। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा y प्लस 20 इज इक्वल टू 3y, तो 2y इज इक्वल टू 20, जिससे y की वैल्यू मेरी निकल के आ गई 10 मीटर। अब y की वैल्यू अगर 10 मीटर आ गई तो देयरफॉर h इज इक्वल टू √3 इंटू 10। अब √3 की वैल्यू हमको पता है 1.73 हम लोग लिख सकते हैं, तो 1.73 इंटू 10 अगर कर दूंगा तो आंसर जो हमारा फाइनल आंसर जो हमारा निकल के आ जाएगा, हाइट ऑफ ट्री इज इक्वल टू 17.3 मीटर, 17.3 मीटर, जो कि हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होता है ना। अब क्योंकि अब ज़्यादा आपको कंपलसरी नहीं है कि हमेशा आपको √3 की वैल्यू पुट ही करनी है। हाँ, अगर क्वेश्चन में दे रखा है कि पुट √3 इज इक्वल टू 1.73 तो कंपलसरी है, अगर आप तब पुट नहीं करेंगे तो नंबर कट जाएंगे, है ना। लेकिन अगर आप चाहें तो इसको मैं सीधा √3 इंटू 10 √3 भी लिख सकता था, लेकिन मुझे दिख रहा है कि 10 है तो सीधा पॉइंट शिफ्ट ही करना है टू द राइट, तो 17.3 मीटर हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। ठीक है, बेसिक क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन था। चलिए, तो जो आज का हम लोग का, चलिए तो आज का जो लास्ट क्वेश्चन हमारा है वो है, टू टेंजेंट्स TP एंड TQ आर ड्रॉन टू अ सर्कल फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट T, वी हैव टू प्रूव दैट एंगल PTQ, इसको मैंने एंगल 1 भी मान रखा है, एंगल 1 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल OPQ ट्वाइस ऑफ एंगल 2। ठीक है, तो एग्जाम में भी आप 1 2 लिख सकते हैं, लेकिन मेक श्योर कि आप उसको डायग्राम में भी लिखें। ठीक है, तो ये चीज़ हमको प्रूफ करनी है। तो चलिए करते हैं। सबसे पहले हमको क्या गिवन है, हमको गिवन है कि TP एंड TQ आर टू टेंजेंट्स, हमको प्रूफ करना ही है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि एज OP इज रेडियस एंड TP इज अ टेंजेंट, दे रखा है हमको, तो देयरफॉर मैं लिख सकता हूं कि एंगल OPT इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसका रीजन आपको लिखना है कि रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो अब OPT को हम थोड़ा सा और बाइफरकेट करके हम यहाँ पे लिख देते हैं, एंगल 2 प्लस एंगल 3 की वैल्यू 90 डिग्री निकल गई, और यहाँ से हमने एंगल 3 की वैल्यू निकाल ली कि एंगल 3 हमारा निकल गया 90 माइनस एंगल 2। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई, 90 माइनस एंगल 2। ठीक है, अब अगर मैं देखूं इन ट्राइंगल TPQ ट्राइंगल देखेंगे, और TPQ ट्राइंगल के अंदर हमको पता है कि एज TP इज इक्वल टू TQ, देयरफॉर एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, क्यों, क्या प्रॉपर्टी है, क्योंकि आपको पता है कि एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बन जाएगा, और आइसोसेलेस ट्रायंगल की जो साइड्स इक्वल होती हैं वो थर्ड साइड के साथ इक्वल एंगल सबटेंड करती हैं। 3 इज इक्वल टू 4 हो गया, इसको हमने सेकेंड इक्वेशन मान ली। अब हमको पता है कि एंगल 1
प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 विल ऑल्सो बी इक्वल टू 180 डिग्री। क्या रीज़न है? एंगल सम प्रॉपर्टी। क्या है? एंगल सम प्रॉपर्टी। अब 3 और 4 क्योंकि मेरा इक्वल है तो मैं इसको एंगल 1 प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल 3, 4 को भी 3 लिख लेता हूँ, इज इक्वल टू 180 डिग्री हो गया। बस थोड़ा सा इसको अगर मैं और सॉल्व कर दूं तो ये हो गया ट्वाइस ऑफ एंगल 3 इज इक्वल टू 180 माइनस एंगल 1, जहाँ से मेरा निकल गया एंगल 3 इज इक्वल टू 90 माइनस एंगल 1 अपॉन 2, 90 माइनस एंगल 1 अपॉन 2। इसको मैंने थर्ड इक्वेशन मान लिया, इसको मैंने थर्ड इक्वेशन मान लिया। अब ध्यान से देखिए फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 3 इक्वेशन, फ्रॉम 1 एंड 3 इक्वेशन एंगल 3 इज इक्वल टू 90 माइनस एंगल 2, एंगल 3 इज इक्वल टू 90 माइनस एंगल 1 अपॉन 2। तो मैं इन दोनों को भी इक्वेट कर दूं तो ये आ गया 90 माइनस एंगल 2 इज इक्वल टू 90 माइनस एंगल 1 अपॉन 2। ये देखिए 90 से 90 कट गया तो ये मेरा निकल के आ गया एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 1 अपॉन 2। क्रॉस मल्टीप्लाई अगर कर दूंगा तो ये आ जाएगा एंगल 1 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल 2। अब दोबारा से इसको जो हमको एक्चुअल फॉर्म दे रखा था, एंगल 1 है हमारा PTQ, एंगल PTQ इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल 2 क्या है हमारा OPQ, OPQ हेंस प्रूव्ड। यही हमको इस क्वेश्चन में प्रूव करना था, है ना। तो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हम लोगों ने यहाँ पे यूज़ करी? हम लोग सबसे पहली जो प्रॉपर्टी हमने यूज़ करी कि रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। दूसरी प्रॉपर्टी हम लोगों ने यूज़ करी कि टेंजेंट्स फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। और तीसरी तो हम लोगों ने एंगल सम प्रॉपर्टी यूज़ करी, वो तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन था, एग्जाम्पल्स का क्वेश्चन है ये एनसीईआरटी में जो आपका एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, और अगेन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार पेपर में पूछा गया, ठीक है। चलिए, तो ये वो 10 क्वेश्चन थे जो कि मैं आप लोगों के लिए लेकर आया था, जो कि प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स में पूछे गए थे, है ना। आई होप आप सब लोगों को क्वेश्चन समझ में आए तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वरना अगला प्रैक्टिस सेट आपका मिस हो जाएगा। तो मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में और कुछ नए क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, ऑल द बेस्ट।